बच्चों अब हम लोग नए टॉपिक पर आ रहे हैं। हम लोग प्रीवियस में जो टॉपिक पढ़े हैं वो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो पीओएसी पर बेस्ड था। मोल कॉन्सेप्ट का ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। तो सारा चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मोल कॉन्सेप्ट ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए टॉपिक पर ध्यान दीजिए। कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें 4 लॉ के बारे में बताया गया है। 4 लॉ कौन कौन से हैं? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो बोर्ड पर 4 लॉ आप लोग देख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 4 लॉ के बारे में जो डिस्कस किया गया है, उसमें से 2 लॉ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 2 लॉ पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उनको एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर नोट्स में हम लोग लिखेंगे सही से। तो हम लोग पहले लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको याद हो तो याद कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया गया है? तो इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास इज कंजर्व्ड, मतलब टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, टोटल मास ड्यूरिंग द रिएक्शन और टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये हम लोग चेक भी कर चुके हैं। चलिए पढ़िए स्टेटमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट वॉज गिवन बाई लेवोसियर। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, साइंटिस्ट तक का नाम याद रखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो लेवोसियर ने दिया था। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स नाम वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट साइंटिस्ट का नाम कंठस्थ रख लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो लेवोसियर ने दिया था। क्या बताया गया इसमें? in any chemical reaction total mass is conserved. It means total mass before the reaction, during the reaction and after the reaction क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और हम लोग सेकेंड लॉ पर आते हैं। सेकेंड लॉ पढ़िए क्या दिया गया है? लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ के बारे में भी डिटेल से हम लोग समझते हैं। पहले ये बताया जा चुका है ये लॉ, लेकिन दोबारा हम लोग इसको रिपीट करेंगे और कुछ नए पॉइंट्स को भी सीखेंगे। तो इट वाज गिवन बाय, ये लॉ किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था। तो ध्यान में रखें, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जिनको इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है, उनको रट्टा मार नहीं पढ़ना है, वो साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखेंगे। लेकिन नेट की तैयारी करने वाले मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट का नाम कंपलसरी है, मस्ट है कि उनको याद कर लेना है। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था। अब इसमें बताया क्या गया है उसको समझिए, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। ध्यान दीजिए, H2O वाटर, ठीक है ना, वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर किसी भी सोर्स से लिया जाए, बोला जाए सी वाटर, समुद्र का पानी ले लिए, रेन वाटर या हम लोग का रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, तो पानी किसी भी सोर्स से लिया जाए, वाटर किसी भी सोर्स से ले लें, चाहे समुद्र का पानी हो, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, नल का पानी हो, रेन वाटर हो, और उसको लेबोरेटरी में किसी भी मेथड से प्योर वाटर में कन्वर्ट करें, तो हम लोग क्या पाते हैं कि वाटर में एलिमेंट्स हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे। चाहे वो सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, वाटर का सोर्स कुछ भी हो, किसी भी मेथड से उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करें, उसमें एलिमेंट्स कौन से मिलेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उनका मास का कंपोजिशन, मास का रेशियो या मास का परसेंटेज ऑलवेज फिक्स होता है। अब पढ़िए सेंटेंस को। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में ऑलवेज क्या मिलेगा? सेम एलिमेंट मिलेगा इन फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। एंड इट डज नॉट डिपेंड,
ये जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल वाटर का लिए थे, इस केमिकल कंपाउंड में ऑलवेज जो एलिमेंट मिलेंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे और उनका मास का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगा और इट डज नॉट डिपेंड, ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो वाटर का सोर्स क्या था उस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस मेथड से प्रिपेयर किए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पढ़िए, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। लेकिन ये जो लॉ दिया गया है, इस लॉ के दो एक्सेप्शन भी हैं। कौन कौन सा? एक आइसोटोप्स, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। आइसोटोप्स के केस में और नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड के केस में इस लॉ को यूज नहीं करेंगे। तो एक्सेप्शन में ध्यान में रखेगा आइसोटोप्स और दूसरा कौन सा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। ब्रैकेट में एग्जांपल्स भी दे दिए गए हैं। तो आइसोटोप्स और नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड के केस में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अप्लाई नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस लॉ के रिवर्स में आ जाए या कॉन्वर्स में आ जाए, द कन्वर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इसका कन्वर्स जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू ही मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि बोला जाए कि किसी कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज, किसी कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज हम लोग का दिया जा रहा है, ठीक है ना। कार्बन का परसेंटेज मान लीजिए कि दिया गया 12/13 × 100 और उसी केमिकल कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया 1/13 × 100। तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया जाए तो रिवर्स में चले, कार्बन और हाइड्रोजन का सेम परसेंटेज अगर लिया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम कंपाउंड ही मिलेगा। तो अगर परसेंटेज सेम ले रहे हैं तो सेम कंपाउंड ही मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है ना। एक है बेंजीन, दूसरा है एसिटिलीन। बेंजीन और एसिटिलीन, ध्यान दीजिए। बेंजीन में कार्बन का परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना, तो 12/13 × 100। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालिए, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना, तो 1/13 × 100। अब ध्यान दीजिए, यही परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन का एसिटिलीन में भी आएगा। तो रिवर्स में चले, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ये दे दिया तो क्या जरूरी है कि ये परसेंटेज बेंजीन का ही होगा? कोई जरूरी नहीं है, ये परसेंटेज तो एसिटिलीन में भी है। लेकिन हाँ, ध्यान से समझिएगा, बेंजीन किसी भी सोर्स से लें, बेंजीन किसी भी सोर्स से लें, किसी भी मेथड से इसको बनाएं, बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज हमेशा फिक्स ही मिलेगा। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का ये फिक्स्ड परसेंटेज से हमेशा बेंजीन ही मिले वो कोई ज़रूरी नहीं है। परसेंटेज फिक्स, कंपाउंड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इसका रिवर्स या कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। यही नहीं, इन जनरल फॉर्मूला लिख दे CnHn, ऐसे इन जनरल लिख दे। अब देखिए, इन तीनों कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम है, लेकिन रिवर्स में जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का ये परसेंटेज, तो कंपाउंड कौन सा होगा? तो ये भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, एसिटिलीन भी हो सकता है, CnHn भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होता है। चलिए आप लोग उतारिए इसे पूरा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड लॉ पर आते हैं। ये लॉ हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, इसको समझेंगे बढ़िया से, डिटेल से पढ़िए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस लॉ को किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय डाल्टन। तो डाल्टन ने इस लॉ को दिया था। अब समझिए इस लॉ में बताया क्या गया है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से। दो एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट है नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट कंबाइन कर कर
कई कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, NO2 भी बनता है, N2O5 भी बनता है, N2O3 भी बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनता है। तो ध्यान दीजिए, ये दो एलिमेंट कंबाइन कर कर कई कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब पढ़ते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, तो दो एलिमेंट, एक एग्जांपल ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो इफ टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो एक से ज्यादा कंपाउंड बने हुए हैं। बोला क्या जा रहा है, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट combining with fixed mass of other, then fixed mass of other are in the ratio of a small whole number। तो ये सेंटेंस तभी समझ में आएगा अच्छे से जब एग्जाम्पल को हम लोग समझे। तो बोला क्या जा रहा है ना, इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें, तो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करेंगे तो दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंट मास कंबाइन करेगा इसके फिक्स मास से, वो डिफरेंट मास एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होते हैं। तो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बोला जाए कि नाइट्रोजन का मास हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मास, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मास यहां पर बोल दिया गया है हम लोग का 14 ग्राम, ऐसे कि नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम फिक्स कर दे। कोई जरूरी नहीं है 14 ग्राम ही ले, 10 ग्राम ले सकते हैं, 1 ग्राम ले सकते हैं, या इन जनरल W ग्राम भी ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन का मास यहां पर फिक्स किया जा रहा है, कितना, 14 ग्राम फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास कंबाइन करेगा, वो डिफरेंट मास एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होना चाहिए। तो समझिए, कुछ कंपाउंड ले लें, एक हम लोग NO ले लेते हैं, दूसरा हम लोग NO2 ले लेते हैं, तीसरा हम लोग N2O5 ले लेते हैं। तीन ही काफ़ी है समझने के लिए। अब एक एक कर कर आइए, एक एक कर कर हम लोग चलें, ठीक है ना। तो तीन कंपाउंड लिए हैं, NO, NO2 और N2O5। NO लेकर चलें, मोलिकुलर वेट निकालिए भाई, 14 प्लस 16, ये किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, ये किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। चलिए NO2 पर आते हैं, मोलिकुलर वेट निकालिए, 14 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है तो ये आ जाएगा 32। तो ये 14 किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, 32 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो बताइए, हम लोग सब पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 16 ग्राम कंबाइन करेगा। यहां नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 32 ग्राम कंबाइन करेगा। फिर उसके बाद N2O5 में आते हैं, N2O5 तो नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 5 80 हो जाएगा। तो ये कितना, ये नाइट्रोजन के लिए, ये किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास कंबाइन करा है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ, तो नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास हम लोगों ने कितना लिया है, 14 ग्राम। तो इसके 14 ग्राम के साथ 1 बाई 1 यहां पर 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है। यहां पर सेकंड एग्जांपल में मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है। और यहां पर बताइए, नाइट्रोजन के 28 के साथ ऑक्सीजन का 80 कंबाइन करेगा, तो 28 ग्राम के साथ 28 ग्राम के साथ 80 ग्राम, तो 14 ग्राम के साथ कितना, 40 ग्राम। तो यहां पर नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 40 ग्राम कंबाइन करेगा। तो ये बताइए, नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन यहां पर 16 ग्राम, यहां नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन 32 ग्राम, और यहां नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन 40 ग्राम कंबाइन किया। तो ये जो डिफरेंट मास कंबाइन कर रहा है, ये डिफरेंट मास नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ में वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर के रेशियो में होता है। ये रेशियो हम लोग निकालें तो इसको 8 से कैंसल आउट कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 2, 4 और 5, ये होल नंबर के रेशियो में आ गया। तो मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करता हूं, दो एलिमेंट कंबाइन कर कर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखते हुए दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंट मास कंबाइन करता है
वो डिफरेंट मास एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होता है। और इस एग्जाम्पल को आप लोग समझिएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। समझने के लिए आप लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन कई कंपाउंड बना लीजिए, C2H6 बना लीजिए, C2H4 बना लीजिए, बेंजीन बना लीजिए। इसमें से दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोकार्बन हजारों लाखों, हम लोग हजारों यहाँ पर कंपाउंड बना सकते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, रिंग कंपाउंड, ओपन चेन, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो कार्बन का मास फिक्स रख दे तो हाइड्रोजन का जो डिफरेंट मास कंबाइन करेगा वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में होगा, या हाइड्रोजन के मास को फिक्स रख दे, हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कार्बन का जो डिफरेंट मास कंबाइन करेगा वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर के रेशियो में होगा। तो एक एग्जांपल से तो मैंने समझा दिया, एक आध एग्जांपल आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, इस लॉ के एक्सेप्शन, तो ये लॉ हम लोग फिर से आइसोटॉप्स और नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए उतारिए।